नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। यूपी होर्डिंग्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, आम आदमी की तस्वीर लगाने के पीछे क्या है हुकूमत की मंशा। यूपी हुकूमत की कार्रवाई कानूनन सही नहीं। यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऑडिट के गुज़िश्ता 5 साल के दस्तावेजात गायब, दर्ज कराई गई रिपोर्ट, मामले की तफ्तीश जारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से की मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का लीडरों से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। और सेंसेक्स गिरा धड़ा, 2500 पॉइंट से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, कारोबार की खराब शुरुआत। और यूपी होर्डिंग्स मामले से जुड़ी अहम खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आम आदमी की तस्वीर लगाने के पीछे क्या मंशा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी हुकूमत की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे पोस्टर लगाने का मुल्क में कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून के मुताबिक ही चलने की पाबंद है हुकूमत। तो बेहद अहम खबर यूपी होर्डिंग्स मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि आम आदमी की तस्वीर लगाने के पीछे आखिर मंशा क्या है। यूपी हुकूमत की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है। ऐसे पोस्टर लगाने का मुल्क में कोई कानून नहीं है। और भोपाल से भी बड़ी खबर आ रही है। 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट का मुतालबा करेगी बीजेपी। साबिक काबीनी वजीर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही थी और अब 16 मार्च को बीजेपी फ्लोर टेस्ट का एमपी में मुतालबा करेगी। इसमें आपको बताएं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हुकूमत अक़लियत में है। 8 से 10 दिनों में मध्य प्रदेश में हुकूमत बनेगी। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया है कि अगर अक्सरियत है तो फ्लोर पर साबित करके दिखाएं। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का, क्या मौजूद है हमारे साथ मेहताब आलम। मेहताब, लगातार सुबह से हम बात कर रहे थे कि फ्लोर टेस्ट की बात भी जरूर उठेगी, तफसीलात चाहेंगे। है ना, ये बात न्यूज़ 18 पहले ही बता चुका है कि 16 मार्च से जो असेंबली का बजट सेशन शुरू होना है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बजट सेशन ना होकर पहले फ्लोर टेस्ट हो, उसके बाद कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से की जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दावा है कि जब 22 मेंबरान असेंबली ने रिजिग्नेशन दे दिया है तो अब हुकूमत जो है अक़लियत में है, वो उसको अक्सरियत साबित करना चाहिए। इसके लिए फ्लोर टेस्ट ज़रूरी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया कि अगर आपके पास अक्सरियत बहुमत है तो आप फ्लोर टेस्ट पर साबित करें, क्योंकि दोनों के अपने अपने दावे हैं। और जब तक ये 22 मेंबरान असेंबली का मामला हल नहीं होता है तब तक दोनों पार्टियों की बातें तस्लीम नहीं की जाएंगी, क्योंकि अभी तक उनका रिजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया है। न ही असेंबली स्पीकर एन प्रजापति ने उसको एक्सेप्ट किया है और न ही गवर्नर ने किया है। जब असेंबली स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी किस बुनियाद पर ये कह रही है कि अब हम बहुमत में हैं और अब हम बड़ी पार्टी पर हैं, इसको देखने वाली बात है। क्योंकि अगर जो है पूरी असेंबली के उस पर मंजरनामे पर पूरे नज़र डालते हैं तो यकीनन जो है 22 मेंबरान असेंबली का रिजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और वो हुकूमत बनाने का दावा कर सकती है। लेकिन जब अभी तक रिजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है तो की बातों को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। इन तमाम दावे और वादों के बीच हमें देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, दोनों के बीच अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। और संजय शुक्ला जिस तरह से जयपुर से भोपाल सुबह इंदौर पहुंचे थे
और ये कहा जा रहा था कि उनकी नाराजगी है और वो कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने जो वहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जाती काम के लिए आया हूँ और मैं कमलनाथ के साथ हूँ, तो वो खदशा जो था वो तो टल गया है। लेकिन अब दूसरी बात यही है कि जब पूरा फैसला गवर्नर और स्पीकर के ऊपर है कि वो दोनों फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि गवर्नर के 2:30 बजे आने की बात है। अगर गवर्नर आते हैं और फिर जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने कल जो है 6 वज़रा जो सिंधिया की हमारी 6 वज़रा की जो है रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का मामला भेजा है, अगर उनका रिजिग्नेशन हो जाता है तो उनकी जो है मेंबरशिप जो है वो तो बरकरार रहेगी, क्योंकि मेंबरशिप जो 22 मेंबरान असेंबली का उनका मामला स्पीकर एन प्रजापति के पास है और वो उस पर क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। जी मेहताब, ये तो रही अभी इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल से लगातार भोपाल में जो सियासी सरगर्मियां हैं उनके ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि खुद कांग्रेस के अंदर से ही अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब सही फैसले लेने होंगे। क्या कुछ कहेंगे मेहताब? देखिए, यकीनी तौर पर जो है इस मामले पे कल जो है न्यूज़ 18 जो है पिछले 3 दिन से दिखा रहा है कि जो सियासी घमासान चल रहा है और सियासत उसमें लेकर जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि गवर्नर अजीज़ कुरैशी ने ये कहा, जो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर हैं और 65 ईयर से कांग्रेस पार्टी में है, वो वजारत में भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो गवर्नर भी रहे हैं, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमिक चेयरमैन भी। उनका साफ कहना है कि जो है जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस आला क़यादत की नाकामी है और इस पर गौर किया जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को एक्सेप्ट किया है तो ग्वालियर डिवीजन में, चंबल डिवीजन में जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान वहां पर हैं उनके अंदर जो बेचैनी है उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे दूर करेगी। दोनों चीजों को लेकर जो है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो है एक वार तो चल रही है, लेकिन एक बात समझने वाली है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के जिस लीडर ने, केपी ने जो है सिंधिया को शिकस्त दी थी, अब उसका अपना कद क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरा भी जब सिंधिया वहां पर जा रहे हैं तो एक अपनी जमात के साथ जो है कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो दाखिल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन लीडरों के भी अपने सियासी कद का फैसला होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी महसूस की जा रही है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चीज़ों को महसूस करते हुए अपने मेंबरान असेंबली को पहले ही भोपाल से गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया था ताकि वहां पर कोई तोड़ फोड़ न की जा सके, है ना। मेहताब, इस सब के बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक़लियतों के वहाँ पर क्या कुछ खदशात अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? क्योंकि आपकी लगातार बहुत सारे अक़लियती लीडरों से भी बातचीत होती रही है, क्या इस वक्त भोपाल में सुनगुन सुनाई दे रही है? देखिए, मैंने अभी अजीज़ कुरैशी का हवाला आपको दिया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, असेंबली की 230 सीटों में से 2 मुस्लिम एमएलए हैं, आरिफ अकील, आरिफ मसूद जो है, क्योंकि भारतीय जनता कांग्रेस ने जो है 3 टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने 1 टिकट दिया था। अगर हम अक़लियतों की बात करते हैं तो भारतीय कांग्रेस जो है, जो अक़लियतों की रवायती जो है पार्टी मानी जाती है, उसने पिछले 20 साल में न तो मेंबर उसमें पार्लियामेंट में न ही राज्यसभा में किसी मुस्लिम लीडर को भेजा ही नहीं। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाता, राज्यसभा में जो है भेजती नहीं है, तो अगर वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो उसने जो है पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, 2013 से लेकर अब तक 2020 की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं बल्कि 2 मुस्लिम जो है को राज्यसभा में नुमाइंदगी दी थी। एमजे अकबर की बात करें और फिर नजमातुल्ला की, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो है कमलनाथ ये कहते हैं कि मुसलमानों का अगर 90% वोट उन्हें मिल जाता है तो असेंबली में सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर 15 महीने की सरकार की बात करें तो हम अक़लियतों के इदारों की बात करें तो मदरसा बोर्ड की जो है तश्कील अभी तक नहीं हुई। हज कमेटी बनाई गई, लेकिन हज कमेटी का चेयरमैन साल भर में किसी को नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं हो सकी। अक़लियती माइनॉरिटी कमीशन की बात करें तो बहरहाल सियासत में क्या कुछ तब्दीलियां होती है मध्य प्रदेश की, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। और जहां तक हम बात कर रहे थे अक़लियतों के ताल्लुक से, तो इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है कि अब क्या कुछ उनका रुख रहता है। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीएफआई सदर परवेज अहमद और सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस इस ताल्लुक से जानकारी भी देने वाली है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद इलियास ने शाहीन बाग में लोगों को फंड मुहैया कराया था। वाज़ेह है कि मोहम्मद इलियास शिव विहार के रहने वाले हैं। और मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। हुकूमत ने हिंदुस्तान आने वाले गैर मुल्की शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए हैं।
सिफारतकारों को छोड़कर गैर मुल्कियों का वीज़ा 15 अप्रैल तक मनसूख करने का अहम फैसला लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी तंजीमों, मुलाज़मत, प्रोजेक्ट वीज़ा पर इस फैसले का इतलाक़ नहीं है। WHO ने कोरोना को आलमी वबा भी करार दे दिया है। इधर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ कोरोना वायरस के अब तक 60 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ही अब तक 11 मामले सामने आए हैं। ताज़ा मामला नागपुर का है। उधर मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भी 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। केरल में बुध के रोज़ 8 नए मामले सामने आए और मुंबई में कस्तूरबा गांधी अस्पताल के बाहर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब 11 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 8 पुणे, 1 नागपुर तो 2 मरीज मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में रखे गए हैं। सभी मरीज जो है उन्हें आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। समय समय पर उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए कि कोरोना वायरस का कहर और ज्यादा ना फैले, उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बात साफ कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों तक जो भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम होंगे या जगह होंगे उन पर खास ध्यान दिया जाएगा और जो जरूरत पड़ेगी चीजें कोरोना वायरस को रोकने के लिए वो सारे पहल और कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे खास बात 29 मार्च से IPL शुरू होना है और जिसे लेकर ये सवाल अब खड़ा हुआ है कि आखिर वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का कहर जो है और आगे जाकर फैले। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने BCCI से ये बात कही है कि अगर संभव हो सके तो इस मैच को जो है बिना पब्लिक के दिखाया जाए, स्टेडियम में पब्लिक को ना बुलाया जाए और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसकी तारीख जो है आगे की जाए, उसे पोस्टपोन किया जाए। बहरहाल इस मामले पर अभी तक BCCI ने कोई फैसला या कोई जवाब महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिया है, जिसे लेकर 14 तारीख को एक BCCI की बैठक होनी है और उसमें तय किया जाएगा कि कोरोना वायरस को देखते हुए क्या कुछ फैसला BCCI की तरफ से IPL को लेकर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से जो फ्लाइट्स आती हैं उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, देखा जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। अगर उनमें कोई भी सस्पिशियस चीजें मिलती हैं तो उनका तुरंत टेस्ट किया जा रहा है। अगर उन्हें देखा जा रहा है कि वो पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस से तो उन्हें तुरंत एयरपोर्ट से उनके देश वापस भेजा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो मौका, हर वो पहल, हर वो कोशिश की जा रही है जिससे लेकर कोरोना वायरस को जो है और फैला ना जाए मुंबई और महाराष्ट्र में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मैंने कहा कि कस्तूरबा हॉस्पिटल के साथ साथ मुंबई में 6 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है ताकि यहां पर अगर टेस्टिंग के लिए किसी मरीज को लाया जाता है और उसमें अगर पॉजिटिव चीजें मिलती है कोरोना वायरस को लेकर तो उसे तुरंत आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाए और जो जरूरतमंद चीजें होती है जहाँ ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर पूरी की जाए। साथ ही महाराष्ट्र में तमाम अस्पताल जो इतने भी हैं वहां पर जो है रिजर्व बेड जो है रखे गए हैं जिन्हें आइसोलेटेड पूरी तरह से बनाया गया है। यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस की इस कहर को और फैलने ना दिया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। और यही एक चीज है कि जिसे ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम, जो भीड़ भाड़ वाले चीजें हैं उन्हें अब कुछ दिनों के लिए अवॉइड किया जाए और इसीलिए IPL वाली बात को भी लेकर महाराष्ट्र सरकार ने BCCI से गुजारिश की है। बहरहाल ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की ये पहल कोरोना वायरस को रोकने में किस हद तक कारगर साबित होती है। कैमरामैन राजमणि पिल्ले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। मध्य प्रदेश में जहां एक जानिब सियासी घमसान जारी है वहीं CAA, NRC और NPR के खिलाफ तहरीक भी पूरी शिद्दत से देखी जा रही है। सियासी घमसान के माबैन भोपाल इकबाल मैदान से एक रैली निकाली गई और NPR को NRC की पहली कड़ी करार देते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया गया और यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से सत्ता को लेकर संघर्ष जारी है। वहीं पर मैं देख रहे हैं कि इकबाल मैदान या मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात करें या फिर पूरे भारत की बात करें तो CAA, NRC और NPR को लेकर भी संघर्ष और तहरीक जारी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बहुजन संघर्ष मोर्चा के लोग भी हैं, यहाँ इकबाल मैदान में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो भी है। यहाँ पर सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है। ऐसे में आप लोगों का आंदोलन क्या रहेगा? देखिए, हमारी लड़ाई सत्ता से तो है नहीं, हमारी लड़ाई संविधान के लिए है और ये हमारा आंदोलन चाहे कि ये पार्टी की सरकार रहे या दूसरी पार्टी की सरकार रहे,
कैसा भी यहाँ पर जो चल रहा है उठा पटक, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा संविधान की लड़ाई है और वो बरकरार रहेगी, चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक ये कानून, काला कानून वापस नहीं होता है। तो ये तो मुस्तकिल चलती रहेगी। हमें इससे ये चलता रहेगा। आप लोगों ने रैली निकाली, पूरे भारत में रैली निकाली है, इसके कहाँ पे डर नजर आ रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है? नहीं, ये हमारे पूरे भारत में 31 राज्यों में और 542 जिलों में आज समस्त 542 जिलों के समस्त तहसीलों में आज हमारा धरना प्रदर्शन, ये रैली का प्रदर्शन का है हमारा कार्यक्रम। और इसका मेन है जो 1 अप्रैल 2020 से एनपीआर लाया जा रहा है, और एनपीआर में हमारे लोगों के घर में लोग आएंगे और वो जानकारी लेंगे। उस जानकारी का हमारे ही विरोध में वो उपयोग करेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगे रहे, लेकिन डॉक्यूमेंट जब आप जानकारी दे देंगे, उस जानकारी को लेकर के वो 3 महीने 6 महीने बाद हमारे घर पे नोटिस दे करके और हम लोगों से जानकारी मांगेंगे। और वो जानकारी में हमारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, ये जानकारी मांग रहे हैं। आज 1985 में हमारा जन्म प्रमाण पत्र लागू हुआ, और इससे पहले के लोग हैं उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं। अगर किसी ने जन्म तारीख बता दी तो वो कहेंगे कि इसका प्रूफ लाइए। ये कब तक ये संघर्ष, क्योंकि सरकार तो कह रही कि हम अपने स्टैंड से कदम पीछे नहीं आएंगे, ऐसे में आप लोगों का आंदोलन क्या करेगा? हमारा आंदोलन सिर्फ एनआरसी, सीए और एनपीआर के लिए ही नहीं है। हमारा ये आंदोलन ये 85% मूल निवासी लोग हैं। भारत के जो मूल निवासी, जिनको 1950 में तमाम प्रकार के अधिकार मिले थे, यहाँ तक कि बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। आज मैं बोल रहा हूँ उस संविधान के आर्टिकल 19 की बदौलत बोल रहा हूँ। संविधान की रक्षा के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान नहीं है तो देश में जीना मुश्किल है। और ये जिस मध्य प्रदेश में सरकारें बदल रही हैं, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये लड़ाई हमारी स्टेट लेवल की नहीं है, ये तो केंद्र से लड़ाई है। और रही बात ये कि काला कानून हटा रहा है नहीं हटा रहा है, जनाब हमने आज़ादी की लड़ाई बरसों लड़ी है। हम जब नहीं हटे तो अब इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या हटेंगे? हम ये काला कानून वापस करवा के रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, हर सूरत में रहेंगे। आप जितने जुल्म सितम करना है कर लीजिए, हम भी अपना सीना चीरा कर खड़े हुए हैं। आइए इस्तेमाल कीजिए अपने जुल्म सितम को। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग भी हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, उनका मानना है कि इनकी लड़ाई जो है आती जाती सरकारों से नहीं है। अगर कमलनाथ हुकूमत नहीं रहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, इनका आंदोलन जो है संविधान को बचाने को लेकर है। और संविधान को बचाने के लेकर इनका संघर्ष न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में जारी रहेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और यूपी होर्डिंग्स मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अदालत ने इस मामले में कोई अबूरी हुक्मनामा जारी नहीं किया है। मामले की अगली समाअत आइंदा हफ्ते होगी। तो यूपी होर्डिंग्स मामले से जुड़ी अहम खबर, जिसका पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अदालत ने इस मामले में कोई भी अबूरी हुक्मनामा जारी नहीं किया है, बल्कि अब इसकी समाअत आइंदा हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी होर्डिंग्स मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अदालत ने इस मामले में कोई अबूरी हुक्मनामा जारी नहीं किया, बल्कि मामले की अगली समाअत अब आइंदा हफ्ते होना है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से यूपी होर्डिंग्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आम आदमी की तस्वीर लगाने के पीछे क्या मंशा है। यूपी हुकूमत की कार्रवाई कानूनन और आज एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पे हमें बहुत सी वीडियोस मिली हैं, जिसको के इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिली है दिल्ली पुलिस को, और केसेस की इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। अभी तक जो नंबर है, हम अभी तक 712, मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा, 712 FIR रजिस्टर कर चुके हैं और भी करेंगे। कई क्वार्टर से हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ कंप्लेंट्स हैं वो पुलिस के पास रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर तमाम पब्लिक को ये अपील भी करना चाहूँगा, ये बताना भी चाहूँगा
कि डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के ऑफिस में वहाँ एक स्पेशल डेस्क बना हुआ है, वहाँ आप कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं और वहीं उस कंप्लेंट में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ फिगर के तौर पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये एरिया जैसे आपको पता है बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। पहले भी इसमें रॉयट्स की हिस्ट्री है, जो 92 में भी रॉयट्स हुए थे उसमें 20 के आसपास एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अभी हम 712 एफआईआर कर चुके हैं और भी हमारे पास कंप्लेंट आएगी, उसको भी हम रजिस्टर करेंगे जिसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे मूव हो रही है, हम अक्यूज्ड को अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तक 200 से ऊपर हम जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं और इसका नंबर और बढ़ेगा जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी। काफियों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हर एक जो एफआईआर है उसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम दिल्ली वासियों को यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी निर्दोष हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का भरपूर योग कर रहे हैं। इसमें हम अलग अलग जो हमारे चैनल्स हैं, जैसे हमने अपील की है, जो भी हमारे पास वीडियोस आ रही हैं, कुछ हमारे पास सीसीटीवी फुटेज की वीडियोस है, कुछ समय उस समय जो फोर्स डिप्लॉय थी उन्होंने भी अपने कैमरा से वीडियो फुटेज बनाई। कुछ वीडियो फुटेज आपने भी देखा है कि पब्लिक डोमेन में है, आप मीडिया में भी फुटेज है, उन सबको एनालिसिस कर रहे हैं। फुटेज को फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जब पुख्ता प्रूव हो जाता है, वो जो एविडेंस है वो एविडेंस स्टेटमेंट्स है, विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स ली जा रही है। अब हमारी अपील के बाद और आपके माध्यम से जो हमने अपील की है उसके बाद काफी लोग आगे आए हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं। उनके स्टेटमेंट्स के थ्रू और उसके बाद हमारा जो टेक्निकल एविडेंस है उनके माध्यम से, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से एसआईटीज और लोकल पुलिस काम कर रही है। 200 से ऊपर जो है वो हम अरेस्ट कर चुके हैं और भी अरेस्ट जल्दी की जाएगी। काफी लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक जो हमने देखा, इसमें 3 केसेस में प्रोग्रेस हुई है। एक तमाम मीडिया से हमें क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हर एक केसेस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। कईयों में काफी हद तक हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है, अरेस्ट भी कर लिया है। कुछ केसेस में हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तमाम हम आपसे शेयर करेंगे। 3 केसेस आपके साथ मैं अभी प्रेस इसके ब्रीफ के बाद आपसे शेयर करूंगा, जिसमें 3 केसेस एक है, जिसमें एक नाले में 4 डेड बॉडीज मिली थी, एक इनका मिसेज अकबरी बेगम का केस है और एक जो हमारा हेड कांस्टेबल रतन लाल है, इसकी जो शहादत है, इसमें हमने जो प्रोग्रेस की है और जो अरेस्ट किया है वो आपके साथ अभी इसमें शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस है तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें हमारी अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच की एसआईटीज लगी हुई हैं, लोकल पुलिस लगी हुई है, स्पेशल सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन मूव करेगी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद जो हमने एक और अपील की थी वो र्यूमर्स की, उसमें मैं फिर दिल्ली वासियों का दिल्ली पुलिस की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपका बड़ा सहयोग रहा। जो एकदम से र्यूमर फैला था उसको कंटेन करने में आपने दिल्ली पुलिस की हेल्प की। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा दिल्ली वासियों को अपील करना चाहूंगा कि जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट है, देश विरोधी ताकतें हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती हैं। आप कोई भी र्यूमर्स आता है, दिल्ली पुलिस ने अपने नंबर्स जो है वो पब्लिश किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स के नंबर हमने पब्लिश किए हुए हैं। उस पर आप कोई भी र्यूमर है, कोई भी अफवाह है, उसकी पुष्टि जरूर कर लें। और इसी तरह मैं आपने मीडिया भाइयों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने पिछली बार जो अफवाहें फैली थी उसकी पुष्टि जो आपने ये बताया कि ऐसी कुछ बात नहीं है, उसी तरह आपका सहयोग रहेगा। इसके अलावा इस बार हमने सोशल मीडिया पे इस पे हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस पे भी हमने 20 से ऊपर एफआईआर रजिस्टर की है। इसमें भी हमने काफी लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें भी 2 तरह की अरेस्ट है। कुछ केसेस में हमने अरेस्ट किए हैं, 25 के आसपास हमने केसेस में अरेस्ट किए हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की है। हमने जो कॉल्स आई हैं उसका पैटर्न एनालिसिस किया है। जिसने कॉल की है हमने ये देखा है कि अगर पैनिक में कॉल की है तो फिर हमने
उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मान लीजिए उसमें भी पैटर्न आया, बार बार कॉल है, और उसमें अगर सोशल मीडिया में उसने फेक न्यूज चला रहा है, जहां कोई हेटेड स्पीच चला रहा है, उसको भी हमने एफआईआर भी दर्ज की है और उसमें काफी हमने ब्लॉक भी करवाए हैं। दिल्ली पुलिस के ये एफर्ट ये थे दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा, जो कि मीडिया को जानकारी दे रहे हैं शुमाल मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद मामले से जुड़ी तमाम तर क्या कुछ दिल्ली पुलिस की जानिब से कार्रवाई अब तक की गई है, क्या कुछ और कार्रवाई की जा रही है, लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। इस सब के बीच खेलों की दुनिया से अहम खबर, हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैदान में खेला जाएगा। दिन के 1:30 बजे ये मैच शुरू होना है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम में नौजवान पृथ्वी शा को मौका दिया जा सकता है। हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो गई है। हार्दिक पांड्या की टीम में शामिल होने से टीम मजीद मजबूत हो गई है। उधर शुभ मंगल को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन अब देखना अहम है कि क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है या नहीं। जनूबी अफ्रीका के नए कप्तान डिकाक का बतौर कप्तान हिंदुस्तान का ये पहला दौरा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज़ का पहला मुकाबला आज होना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच होना है। सबसे अहम बात यह कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में नौजवान पृथ्वी शा को मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की भी इस मैच में वापसी हो गई है और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी से टीम के हौसले मजीद बुलंद ही नजर आ रहे हैं। शुभ मंगल को भी टीम में शामिल किया गया, लेकिन क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है या नहीं, यानी क्या उनको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, ये काफ़ी अहम होगा। सबसे अहम बात यह कि जनूबी अफ्रीका के नए कैप्टन डिकाक का बतौर कैप्टन हिंदुस्तान का ये पहला दौरा है। तो आज 1:30 बजे ये मैच शुरू होना है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैदान में। और लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।